हेलो स्टूडेंट्स, एंड आई एम मिस्टर अंकुर, पीजीटी केमिस्ट्री। और आप लोगों को इस वीडियो में एक नई यूनिट स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटा, जिसका नेम है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो प्लस टू के सिलेबस में यूनिट नंबर 4 है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। तो चलिए, केमिकल काइनेटिक्स यूनिट्स के जो मेन टॉपिक्स हैं उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपसे पूछता हूँ और बताता भी हूँ आपको। बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे बेटा अपने सराउंडिंग में देखो, केमिस्ट्री जब आप 9th क्लास में पढ़ाई जाती है तब आपको यही बोला जाता है कि केमिस्ट्री हमारे सराउंडिंग चारों तरफ लगती है। और याद करिए कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी जब आपको पढ़ाई जाती है तो आपसे क्या पढ़ाई जाती है स्टार्टिंग में, कि हमारे सराउंडिंग में कोई भी मैटर, कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और वो एक मास और स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। तो हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें हैं। हम जिस रूम में खड़े हैं बेटा, उस रूम में एयर भी है ना। तो एयर भी आप जानते हैं क्या है, वो भी मास को ऑक्यूपाई करती है और एक स्पेस को, मतलब उसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। सबको पता है, छोटा 9th क्लास के फर्स्ट शिफ्ट में सबको पढ़ाया जाता है। क्लियर पॉइंट। ग्लास में एक ग्लास पानी रखा हुआ है, तो एक ग्लास पानी, ग्लास में जो पानी है ना वो भी छोटे छोटे है ना पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसको आप वाटर H2O मॉलिक्यूल बोलते हो। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। ठीक है बेटा। तो हर सब्सटेंस जो हमें अपने चारों तरफ सराउंडिंग में दिखता है वो छोटे छोटे एटम से मिलके, एटम मिलके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोलते हो? कंपाउंड्स, है ना। आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, सॉल्ट्स, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। मैं एक नेम बोल देता हूँ सब्सटेंस, क्योंकि कोई सब्सटेंस का मीनिंग क्या है? मटेरियल, मैटर। तो कोई भी सब्सटेंस है, जैसे शुगर है, शुगर एक सब्सटेंस भी है, वाटर एक सब्सटेंस भी है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? चलो, तो आप देखिए, मैं बात करता हूं केमिकल काइनेटिक्स के इंट्रोडक्शन की। क्लियर है? तो जैसे आप देखते हैं बेटा, आयरन की कोई रॉड है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये आयरन की रॉड है और ये बहुत टाइम से आपकी छत पे रखी हुई है, रूफ पे रखी हुई है, ऐसी जगह रखी हुई है कि इस आयरन की रॉड के सराउंडिंग में क्या है? कवरअप करे हुए वाटर है ना, मॉइस्चर्स है, एयर है। एयर में भी क्या होता है बेटा? मॉइस्चर होता है, या पानी इस पे गिर रहा है तो पानी में भी ऑक्सीजन है। एयर में जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर में जो एयर है, और से एयर उसमें क्या होती है? वो मॉइस्चराइज्ड एयर, मतलब क्या कहना होता है? उस एयर में वाटर वेपर्स है ना, वाटर है। तो कहने का मतलब ऑक्सीजन मिल गया। तो आयरन की रॉड को, चाहे वो गीली पानी से रहे, चाहे वो मॉइस्चर वाली, है ना, ए मॉइस्चर्ड एयर जो होती है बेटा उसमें रहे, तो उसको वाटर मॉलिक्यूल्स में वहां पे ऑक्सीजन मिल जाता है। तो आप जानते हो उसमें क्या होता है? कोरोजन हो जाता है ना, वो आयरन की रॉड कोरेड हो जाती है। ठीक है, मतलब मेटल का आपकी 9th क्लास में, आई थिंक 10th क्लास में, नहीं 10th में, जब मेटल नॉन मेटल का चैप्टर आता है वहां पढ़ के भी आते हो, है ना, कोरोजन टॉपिक पढ़ के आते हो पूरा। तो वो क्या होता है? मेटल ऑक्सीजन से मिलके मेटल ऑक्साइड फॉर्म करती है। तो जो मेटल ऑक्साइड होता है वही क्या कहलाती है? रस्ट। जैसे आयरन है ना, आयरन की रॉड के ऊपर वाटर आ गया है, चाहे मॉइस्चर आ गया है ना, तो वहां से उसने ऑक्सीजन को लिया, तो आयरन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया? आयरन के ऑक्साइड्स बन गए। और वो आयरन का ऑक्साइड क्या कहलाता है? रस्ट कहलाती है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? रस्टिंग कहलाता है। ठीक है बेटा। लेकिन आपने देखा इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इस प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है। ये तो है नहीं आपने रॉड को गीला करा और कुछ मिनट या कुछ घंटों में इस पे जंग लग जाती है, रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है ना इसको होने में। मतलब आयरन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स को मिलने में यहां पर, और मिलके आयरन का ऑक्साइड बनाने में टाइम बहुत लगा। तो मतलब मैं क्या ऐसे कह सकता हूं, इस केमिकल रिएक्शन में टाइम बहुत लगा। या आपको एक दूसरी चीज भी पढ़ाई जाती है उसी 9th-10th क्लास में, जैसे सोडियम का पीस है, आप उसको पानी में डाल दो तो तुरंत उसमें बर्निंग करने लगता है वो सोडियम का पीस, और वो जिगजैग मोशन में मोशन भी करता है। ठीक है, इसीलिए देखो, मैं इस चैप्टर प्लस 2 का है, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्टिंग करने में मैं हेल्प ले रहा हूं आपके 9th और 10th की चीजों को, जो आप 9th, 10th या फिर 11th में भी पढ़ते हुए आए हो बेटा। क्लियर है? तो सोडियम के पीस को आपने क्या पढ़ा है कि जैसे ही उसको मॉइस्चर मिलता है या वो वाटर में डाला जाता है तो तुरंत इतना रिएक्टिव होता है कि वो पहले तो बहुत जिगजैग मोशन करता है स्पीड से, और उसमें आग लग जाती है ना, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो आप देखो, सोडियम के पीस को जैसे ही पानी मिला, है ना, रिएक्शंस इतनी जल्दी हुई कि वो बर्न कर गई। ठीक है नहीं, सोडियम का पीस। और आयरन को भी पानी मिला और उससे उसको ऑक्सीजन मिला के आयरन ऑक्साइड बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। मतलब दिन लगे, कई सारे दिन, घंटे में, मतलब मिनट और घंटे नहीं, बल्कि कई सारे दिन लगे। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं बेटा, जैसे टेस्ट ट्यूब में, आप स्कूल में, लैब में, कहीं पे भी आपने क्या करा, जैसे टेस्ट ट्यूब में NaCl लिया, थोड़ा कॉमन सॉल्ट लिया, उसमें थोड़ा सा H2SO4 डाला और थोड़ा एफरफ्रेंस के साथ कुछ गैसेस आई या नहीं आई, या मान लो प्रेसिपिटेट बना,
लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड में रिएक्शन हो गई, ना तो बहुत ज्यादा टाइम दिनों में हुई, ना बहुत सेकंड्स में, सेकंड से पहले खत्म हुई, बल्कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, मेजरेबल टाइम पीरियड में वो रिएक्शन हुई। क्लियर है पॉइंट? तो मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए कॉमन से, छोटे से। इन एग्जाम्पल्स के थ्रू बेटा मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, वो मेन पॉइंट समझो कि कुछ केमिकल रिएक्शंस इतनी जल्दी होती हैं कि हम सेकंड से पहले, मतलब विद इन अ सेकंड्स वो रिएक्शन खत्म हो गई, मतलब रिएक्टेंट है ना चेंज होके, उनका कॉम्पोजिशन चेंज होके वो कुछ और बन गए, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? और कुछ केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, जैसे आयरन का आयरन ऑक्साइड बनने में दिन लग गए। तो ये केमिकल रिएक्शंस बहुत स्लो हो रही हैं और कुछ एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हो रही हैं, ना ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, मेजरेबल टाइम पीरियड में हो रही हैं। तो हम बेटा इस चैप्टर, और यही देखो मीनिंग यहां से निकलता है, जैसे हमारे पास क्या है, केमिकल और काइनेटिक्स। ठीक, आप जानते हो फिजिक्स में है ना, काइनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है, मोशन, है ना, और केमिकल का मीनिंग क्या होता है, सब्सटेंस। तो जब हम बेटा 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है नहीं, जैसे मैंने एक रिएक्शन ली NaCl, जैसे आपको बताया अभी टेस्ट ट्यूब में, आपने थोड़ा सा क्या लिया, NaCl लिया, ये मान लो क्या है, NaCl है, फिर आपने इसमें क्या करा, थोड़ा सा H2SO4 मिक्स कर दिया, या आपने इसमें H2SO4 डाल दिया। क्लियर? तो दोनों में क्या हुई, आपस में ये आइंस में टूटा, ये भी अपने आइंस में टूटे, फिर ये सोडियम आइन किससे मिल गया, आपके पास सल्फेट आइन से Na2SO4 बना लिया, ये H आइन किससे मिल गया, Cl से, और क्या बन गया, HCl बन गया। तो आप देख रहे हो, जब हमने 2 सब्सटेंस या 2 या मोर देन 2 भी हो सकते हैं बेटा, इनको आपस में मिक्स किया, तो मिक्स करके इनके कॉम्पोजिशन को चेंज होने में, मतलब इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होने में एक लिमिटेड टाइम पीरियड लगा, और कंपोजिशन चेंज होकर न्यू प्रॉपर्टी के न्यू सब्सटेंस बन गए, जिनको आप प्रोडक्ट कहते हो। लेकिन वहीं आयरन में ऑक्सीजन से, वाटर से रिएक्शन करने में दिन लग गए, सोडियम को वाटर से रिएक्शन करने में सेकंड से भी कम समय लगा। तो ये क्या हो रहा है कि भाई इनका मूवमेंट हो रहा है, नहीं पहले ही अपने टुकड़ों में आइंस में ब्रेक हुए या एटम्स में ब्रेक होंगे, और ये इसके पास गया बहुत जल्दी से, या ये दोनों आपस में मिलकर जल्दी से किसमें कन्वर्ट हुए। तो देखो, मॉलिक्यूल का अपने एटम्स में आइंस में ब्रेक होके और दूसरे अपोजिट मॉलिक्यूल से, एटम से, आइन से मिलके एक प्रोडक्ट बनाना, इसमें क्या है, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसका, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का। आइंस का कह सकते हो, एटम्स का कह सकते हो, लेकिन वो एटम और वो आइन का मूवमेंट हो क्यों रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्योंकि जब NaCl बना, एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। ऐसे इस हिस्से में भी जब कैटायन एनायन बने, तो आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। समझ में आ रहा नहीं बेटा? तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अपनी एफिशिएंसी को ढूंढ रहा है, तो मूवमेंट कर रहा है, ठीक है नहीं, और ये जो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है वो डेफिशिएंसी की तरफ ढूंढ रहा है, अपने एफिशिएंसी को कम करने के लिए। इज इट क्लियर? तो बेटा इसलिए क्या हो रहा है, केमिकल सब्सटेंसेस के बीच में क्या हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है, आइंस का मूवमेंट, एटम्स का मूवमेंट, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फॉर गेटिंग द स्टेबिलिटी। ठीक है, और केमिकल, यही चीज क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। तो बेटा इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली आप यही पढ़ोगे। समझ में आ रहा है आपको बेटा कि केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है वो आपको यही बताएगा कि कैसे जब हम 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस, आप इसमें बहुत सारे रूल्स पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे कि कैसे हम जब 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस को आपस में मिक्स करते हैं तो कुछ बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, कुछ बहुत देर से करते हैं, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड में करते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, समझ में आया नहीं? और इसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है भाई? देखो जो वे है इनके रिएक्शन करने का जो तरीका है उसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। तो हम इस चैप्टर, और ये कितने टाइम में कर रहे हैं, जिसमें टाइम को बार बार बोल रहा हूं, तो इस चीज को बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये आपके +1 में बेटा इक्विलिब्रियम में भी आता है। ठीक है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब जैसे अभी मैंने बोला आयरन के एटम्स को आयरन ऑक्साइड बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा, तो कितने एटम्स आयरन के कन्वर्ट हुए आयरन ऑक्साइड में कितने टाइम में, तो इसको रेट बोला जाता है ना। क्लियर पॉइंट? ये +1 के इक्विलिब्रियम में भी था, और अभी मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला बनाते टाइम भी बेटा बताया था आप लोगों को। ठीक है, तो हम बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ते हैं कि कितने टाइम में और कैसे, किस मैकेनिज्म के थ्रू, है ना, वो वे क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, रिएक्शंस के रेट के बारे में पढ़ते हैं, और रिएक्शंस के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट बेटा इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे, आपने देखा जैसे कुछ रिएक्शंस हो नहीं रही है, हम उसको हीट कर देते हैं, है ना, या हम प्रेशर में चेंजेस करते हैं, या हम उसमें कुछ अनदर सब्सटेंस जिसको आप कैटलिस्ट बोलते हैं वो डाल देते हैं, तो जो रिएक्शन पहले हो नहीं रही थी वो होने लगती है, या जो बहुत स्लो मोशन में हो रही थी वो तेज होने लगती है। आगे समझ बेटा? तो एक्सटर्नल इफेक्ट के थ्रू, कुछ एक्सटर्नल चेंजेस के थ्रू, मतलब
हमने दो रिएक्टेंट मिलाए तो सही आपस में, लेकिन वो आपस में मिलकर रिएक्शंस नहीं, प्रोडक्ट नहीं बना रहे, या बना रहे हैं तो बहुत स्लो मोशन में बना रहे हैं, मतलब उनका रेट बहुत कम है, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो हम रेट ऑफ रिएक्शंस को चेंज भी कर सकते हैं एक्सटर्नल इफेक्ट से। तो वो एक्सटर्नल क्या क्या चीजें हैं कि जी प्रेशर को कितना प्रेशर चेंज करें, कैसे करें कि रेट बदल जाए रिएक्शन का, क्लियर है, बढ़ जाए घट जाए, यानी स्टार्ट नहीं हो रही तो स्टार्ट हो जाए, टेम्परेचर को चेंज करके, प्रेशर को चेंज करके, या इनकी कंसेंट्रेशन को चेंज करके, है ना, इनके अमाउंट को चेंज करके, क्लियर पॉइंट, या इनमें कोई नया सब्सटेंस एज ए कैटलिस्ट डाल के। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बेटा किसी भी रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं, उनको घटा भी सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं रिएक्शन को। आया समझ में? तो बेसिकली बेटा इस पूरे चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे कि जब हम 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस को मिलाते हैं तो उनकी रिएक्शंस कैसे होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, एक पॉइंट है ना, उस रिएक्शन का रेट क्या है, मतलब कितने टाइम में कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने टाइम में कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदले। फिर उसके बाद जैसे स्टार्टिंग मान लो फॉर एग्जांपल देखो बेटा क्या होता है, जैसे मान लो आपने इसके भी 1 मोल लिए, इसके भी 1 मोल लिए, तो 1 मोल का मतलब आप समझते हो 6.022 इंटू 10⁻23 आपके आइंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं किसके, NaCl के, H2SO4 के भी इतने हैं। तो ये थोड़ी है मिलाते ही तुरंत सारे रिएक्शन कर लिए, स्टार्टिंग के 1 मिनट में मान लीजिए 100 इन्होंने किया, इसके 50 ने किया या 100 ने किया, तो पर यूनिट टाइम में धीरे धीरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे ना, तो पर यूनिट टाइम में कितनी कंसेंट्रेशन चेंज हो रही है, कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इस चैप्टर में बेसिकली आप क्या पढ़ोगे, रिएक्शंस कैसे होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, उस रिएक्शन का रेट क्या है, और रेट किस वजह से बदल सकता है, इसको बोलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। समझ में आया? तो वो एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इनकी कंसेंट्रेशन बदलना, कोई अदर सब्सटेंस डालना एज ए कैटलिस्ट जो इसके रेट को इफेक्ट करे। ठीक है बेटा, तो बेसिकली ये ही इस चैप्टर का क्या है, इंट्रोडक्शन है बेटा। सारे रूल, सारे फॉर्मूले, न्यूमेरिकल्स, बस इन्हीं 3 चीजों पे घूमेंगे। रिएक्शन का मतलब रूल सब्सटेंस के बीच जो रिएक्शन होती है ना, वो क्यों होती है, कैसे होती है, उसमें आपके +1 की थर्मो आपके जो इक्विलिब्रियम के कई सारे कॉन्सेप्ट आएंगे बेटा काम में, है ना। तो जैसे जैसे आते जाएंगे जिसमें मैं आपको वो +1 की चीजें भी इसी में बताता जाऊंगा, विदा उनके समझे आप ये चीजें समझ ही नहीं सकते। और 11th में पढ़ के आएंगे, कुछ बच्चों को याद होगा, बाकी सब तो भूल ही जाते हैं, ठीक है ना। तो वो मैं आपको बता दूंगा। तो आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ में आया बेटा, क्लियर है पॉइंट। तो पहली चीज इसमें यही आती है कि केमिकल रिएक्शंस एंड देयर टाइप। इस चैप्टर का अगर आप पहला पॉइंट देखोगे बेटा अपनी बुक्स में तो आपको यही मिलेगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है बेटा, आप जानते हो क्या, व्हेन वी मिक्स 2 and more than 2 सब्सटेंस, है ना, एंड दे रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म इन न्यू सब्सटेंस, है ना, मतलब उनका कॉम्पोजिशन चेंज होकर एक न्यू प्रॉपर्टी के न्यू सब्सटेंस बनते हैं जिनको हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो कंपोजिशन चेंज होकर नई कंपोजिशन का, नई प्रॉपर्टी का, सब्सटेंस का बन जाना, दैट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और क्या ये, और इसके टाइप ऑफ रिएक्शंस आए तो एक क्या होती है बेटा, वेरी स्लो रिएक्शन, जैसे आयरन वाली, आयरन ऑक्साइड का बनना, तो बहुत ज्यादा टाइम में होती है, ठीक है नहीं, उसमें जो पार्टिकल्स का चेंजेस है ना, जो चेंज इन द कंसंट्रेशन है उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, तो वेरी स्लो रिएक्शन। एक होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, इसको नाम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, ठीक है बेटा, इंस्टेंट में हो जाए, मतलब इंस्टेंट होता है तुरंत, जैसे सोडियम का वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर उसका बर्न कर जाना, दैट इज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जिसको बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। एक होती है मॉडरेट रिएक्शन, जो बेटा मैंने जैसे ये बोला, तो ऐसे रिएक्शंस जो मेजरेबल टाइम पीरियड में होती हैं, लिमिटेड टाइम पीरियड में होती हैं, है ना, जनरली लैब में हमारी सारी रिएक्शंस बेटा मॉडरेट ही होती हैं। इस चैप्टर में बेसिकली कुछ 1-2 टॉपिक है स्टार्टिंग में जो वेरी स्लो और वेरी फास्ट पे बेस्ड हैं, बाकी इस पूरे चैप्टर में जो आप रेट पता करोगे रिएक्शन का, या फैक्टर अफेक्टिंग द पता करोगे, या मैकेनिज्म पता करोगे, वो बेसिकली किस पे है, मॉडरेट पे। मतलब 80 to 90% जो चैप्टर है वो रेट ऑफ द रिएक्शन जो आप बताओगे, है ना, या मैकेनिज्म बताओगे, या आपका फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ द रिएक्शंस बताओगे, वो बेसिकली किनकी बताओगे, मॉडरेट रिएक्शंस की, ठीक है बेटा। चलो, तो आपको ये इतनी चीज समझ में आई, क्लियर है। अब हम 1 by 1 बेटा कुछ टॉपिक लेंगे, जैसे पहले कुछ +1 के टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे रेट ऑफ द रिएक्शंस होता है ना, उसका फॉर्मूला, उसका एक्सप्रेशन, ठीक है नहीं, ये सब, और रेट लॉ होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पहले +1 के स्टार्टिंग में वीडियोस में एक वो 11th का कवर करते हैं, और देन उसके बाद 12th का भी अपने मेन पॉइंट्स पे जाएंगे। लेकिन 11 ये नहीं मैंने बोल दिया कि ये चीज 11th का है तो आप हो जाओ न्यूट्रल, ये 12th की चीज देखेंगे, 12th की पूरा चैप्टर निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा अगर आपको बेसिक चीजें, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में रेट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या, एक्टिव मास क्या है, ये कुछ चीजें हैं बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं आपको, ये मेरा इंट्रोडक्टरी वीडियो था,
ठीक है, किसका, केमिकल काइनेटिक्स का। तो अब अगली वीडियोस में पहले ये बेसिक पॉइंट जो +1 के हैं, एक्टिव मास, रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा, रेट लॉ, तो मैं लॉ ऑफ मास एक्शन, तो हम स्टार्टिंग नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले ये टॉपिक कवर करेंगे। वे ऐसा मत सोचना 11th, ये आपके +2 की बुक्स में भी दे रखे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनको पढ़ा दिया जाता है आपको 11th में। तो पहले एक वीडियो में ये रिवाइज कराऊंगा, देन अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। तो हाँ जी बच्चों, अब हमारा टॉपिक क्या है बेटा, अब केमिकल काइनेटिक्स में जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या आता है, एक्टिव मास, ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन। चलिए तो जल्दी से हम पहले टॉपिक को लेते हैं अपने। तो हमारा वो टॉपिक है एक्टिव मास। देखो एक्टिव मास क्या होता है बेटा, एक्टिव मास भी एक तरह की कंसंट्रेशन होती है, बस वो कंसंट्रेशन जो यूज में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे N2 + 3H2 है, मान लीजिए इक्वल टू 2NH3, ये मान लीजिए एक इक्वेशन है। इज इट क्लियर? तो अब मान लीजिए हमने इसके 10 मोल्स लिए और इसके भी 10 मोल्स लिए, दोनों के अपने के लिए 10 मोल्स रिएक्शन स्टार्ट कराने टाइम लिए इनिशियली, ठीक है बेटा, और उनको रिएक्शन स्टार्ट कराइए। तो ऐसा तो होगा नहीं कि 10 के 10 मोल्स, 10 मोल का मतलब समझते हो, 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं जैसे मिलाएंगे सारे के सारे मॉलिक्यूल एक साथ रिएक्शन कर लेंगे। इनिशियली 5 मिनट्स में टोटल मॉलिक्यूल्स के कुछ मॉलिक्यूल ही तो रिएक्शन करेंगे बेटा। तो वो जो कुछ मॉलिक्यूल है वो भी तो कुछ कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो कंसंट्रेशन क्या कहलाती है बेटा, आपकी एक्टिव मास। तो आपको पॉइंट समझ में आया एक्टिव मास क्या होता है। तो एक्टिव मास इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस व्हिच इज इन यूज्ड टू चेंज इन द कंपोजिशन एंड कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट सब्सटेंस की वो कंसंट्रेशन जो यूज में आ रही है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है बेटा, चाहिए टाइम के साथ साथ धीरे धीरे, तो वो क्या कहलाती है, हमारी एक्टिव मास। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। बट इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं बेटा, देखो जैसे हमने इसके लिए तो 10 मोल्स, लेकिन इसके कुछ मोल यूज में आए, तो एक्टिव मास का रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरीके से किया जाता है कि उसी चीज के आगे मान लीजिए आपने N2 है, तो N2 के आगे आपने ये मॉड्यूलस टाइप के लगाए है ना, बड़ी ब्रैकेट, ये मॉड्यूलस मैथमेटिक्स में मॉड्यूलस बोलता है। तो दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्टिव मास। तो आप कहीं भी आपने अगर आप ऐसा देखो तो आप समझ जाना कि एक्चुअली क्या ये +1 में इक्विलिब्रियम में आता है बेटा, पूरी तरीके से अच्छे से डिफाइन करा गया है। मैं तो बस अभी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में जो जो +1 के इक्विलिब्रियम की चीजें आपके काम में आती हैं उनको शॉर्ट में रिवाइज कराया, ठीक है। तो आपके मीनिंग क्लियर होना चाहिए जी। एक्टिव मास क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के हम जो टोटल कंसंट्रेशन, दैट इज क्या है, 10 मोल्स इज द टोटल कंसंट्रेशन। मान लो 5 मिनट में इसके 2 मोल काम में आए और इसके 3 मोल काम में आए जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, ठीक है बेटा। तो इनिशियल 5 मिनट्स के लिए जो कंसंट्रेशन यूज में आ रही है वो तो ये है ना, तो दैट इज द एक्टिव मास। क्लियर? और कुछ इसकी बनेगी बेटा, ये तो है नहीं कि सारी की सारी अमोनिया, जो बनी उसी टाइम पीरियड में जो बनी वो अमोनिया का एक्टिव मास हुआ। इज दैट क्लियर? तो ये टोटल कंसंट्रेशन हुई। और एक्टिव मास समझ में आ गया। तो एक्टिव मास इज ऑल्सो ए कंसंट्रेशन विच इज इन यूज पर यूनिट टाइम, सही है, टाइम के साथ साथ। और यही चीज बेटा, इसी चीज को हम आगे बढ़ के क्या बोल देते हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन। तो देखो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है बेटा, अगर मैं इसके फॉर्मूले पे जाऊं या डेफिनेशन पे जाऊं तो वो क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन, चेंज इन द कंसंट्रेशन है ना, अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। जैसे मान लो कोई रिएक्शन स्टार्ट करिए तो वो 5 मिनट में, स्टार्ट करने के बाद 5 मिनट में, तो पहले T1 पर उसकी क्या कंसंट्रेशन थी, है ना, मान लीजिए हमने रिएक्शन स्टार्ट करी तो T बराबर क्या है, 0, ठीक है नहीं बेटा। और उस टाइम की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है बेटा, हमारे पास मान लीजिए 10 मोल्स है। रिएक्शन हमने 5 मिनट तक चलाई तो T2 क्या हो गया, 5 मिनट। और उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन है मान लीजिए क्या है, 7 मोल्स है, तो मतलब 3 मोल्स कंज्यूम हो गए। तो यहाँ पर हमारा जो डेल्टा C है वो क्या कहलाएगा, है ना, आपके पास C2 - C1, सही। और यहाँ पे क्या है, T2 - आपका T1। ये अभी आएगा निकल के, ये पूरा डेरिवेशन आएगा, ठीक है नहीं, मैं अभी आपको एक्सप्रेशन में फिर कराऊंगा। लेकिन मेरा पॉइंट समझिए बेटा, हमारे पास क्या है कहने का कि हमारे पास चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन द टाइम। तो चेंज इन द कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा से, चेंज को, और कंसंट्रेशन जो यूज में आ रही है, जो चेंज हो रही है, तो यूज में आने वाली क्या हो गई, एक्टिव मास। तो C क्या है, वो कंसंट्रेशन, समझ में आ गया। और चेंज इन टाइम क्या हो गया हमारे पास, डेल्टा T। इज दैट क्लियर? अब तो ये तो रेट, तो रेट समझ में आ गया। आपको क्या कहते हैं, रेट बेटा ये चीज बताती है कितने रिएक्टेंट्स पर यूनिट टाइम में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, समझ में आ गया बेटा। चलो तो अब देखो हम रेट ऑफ द रिएक्शन को 2 टर्म में बता सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट्स
ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टेंट्स वो क्या होगी बेटा, चेंज मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, कम होती जाती है। भाई शुरू में जितने रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होते हैं, प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, तो कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की तो बढ़ रही है और रिएक्टेंट की क्या हो रही है बेटा, कम हो रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टेंट बेटा जो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन होगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा हम उसको किस तरीके से कह सकते हैं, की जगह पे वर्ड डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन द टाइम। जो भी टाइम का चेंज है उस टाइम में कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हुई बेटा, समझ में आ गया। और ऐसे हम प्रोडक्ट के बेसिस पे क्या बता सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट हम रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा, कि रेट ऑफ द रिएक्शन, भाई जो कंसंट्रेशन तो रिएक्टेंट की घट रही है और प्रोडक्ट की क्या है, बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो बढ़ रही है अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इसमें भी डेल्टा सी आएगा, चेंज इन द कंसंट्रेशन जो यूज में आ रही है वो एक्टिव मास हो गया अपॉन टी, कोई काम यहाँ पे भी है डेल्टा सी अपॉन क्या हो गया डेल्टा टी, लेकिन रिएक्टेंट में आप माइनस लगा देते हैं, इसमें आप प्लस लगा देखेंगे। ये माइनस और प्लस क्या है बेटा, अभी जो थोड़ी देर पहले मैं लिख रहा था वही सब चीजें यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ टाइम लेता हूँ, एक तरफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और एक तरफ कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, प्रोडक्ट से बेटा। तो मान लीजिए शुरू में इनिशियल टाइम जब हमारा t1 था वो क्या था, 0, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं है, उसको वाला हमारे पास रिएक्टेंट के मोल्स है, मान लो ये कोई रिएक्टेंट है, मान लो रिएक्शन हमारी क्या बन जाएगी, रिएक्शन हमारी ये है, ए रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है बी प्रोडक्ट में, ए दो एक ही है हमारा रिएक्टेंट है, जैसे मान लो NH4Cl, धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इज इट क्लियर। तो हमने इसके 10 मोल्स लिए, तो जब रिएक्शन चालू ही नहीं तो प्रोडक्ट तो कितना है, 0 है बेटा। और हमारे पास 5 मिनट में, तो t1 हमारे पास क्या हो गया 5 मिनट्स, तो 5 मिनट्स में मान लो हमारी कंसंट्रेशन जब हमने रिएक्टेंट्स की देखी तो वो कितनी मिली, 7 मोल्स मिली, और उस टाइम ये कितना है, मान लीजिए 2 मोल्स इसकी प्रोडक्ट्स की मिली। तो अब आप मुझे बताओ हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, कि अगर हम चेंज इन द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का देखें तो t1 पे, मतलब बाद वाले में से हम पहले वाला डिरेक्ट करते थे t2 माइनस t1 और c2 माइनस c1। अब c2 क्या है बेटा हमारे पास, आप खुद देखो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के केस में 7 और रिएक्टेंट की c1 क्या है, ये टाइम क्या है 0 और t2 का टाइम क्या है बेटा 5 मिनट्स। तो आप इनको करोगे तो आपके पास -3/5 आया। तो ये माइनस साइन जो आया बेटा वो देख रहे हैं, माइनस साइन ये बताता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है, डिक्रीज हो रही है। आगे देखो t1 0 था, है ना, 0, 5 मिनट बाद कंसंट्रेशन 7 मोल मिली रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की 2 मोल, शुरू में ये 10 थी, 0 थी। आगे समझ रहे बेटा। तो हम चेंज कैसे देखेंगे, बाद वाले में से पहला वाला घटा दी, तो t2 माइनस t1 c2 माइनस c1, तो हमारे पास ये क्या मिल गई, c2 पे कितनी है बेटा, t2 पे, सॉरी ये क्या हमारे पास t2 है ना, तो हमारे पास 7 माइनस 10 और टाइम क्या 5 माइनस 0। तो ये माइनस केवल ये इंडिकेट कर रहा है बेटा कि हमारी कंसंट्रेशन घट रही है। अब आओ इसमें सेम केस c2 माइनस c1 अपॉन t2 माइनस, है ना, t1। अब आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे हमारे पास देखो c2 कितनी है 2 मोल और c1 कितनी है 0, ये हमारे पास c2 कितनी आ जाएगी बेटा, देखो 5 माइनस 0, तो ये क्या हो गया 2/5, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, मतलब प्लस सिंबल। तो ये जो प्लस है बेटा ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। आगे पॉइंट समझिए बेटा। तो इस तरीके से आपको रेट निकालना है, एक्चुअली ये +1 में है बेटा, सारा का सारा आपके +1 में मिलता है इक्विलिब्रियम चैप्टर में। तो आप एक्टिव मास समझे कि एक होती है टोटल कंसंट्रेशन, जो हमने इनिशियल में रिएक्टेंट्स की ली वो टोटल कंसंट्रेशन है, फिर वो पर यूनिट टाइम में कितनी घट गई बेटा, है ना, वो आपकी जो यूज में आ रही है कंसंट्रेशन, दैट इज एक्टिव मास। पर यूनिट टाइम में कितना चेंज आया, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिएक्टेंट के बेसिस पर भी बता सकते हैं और प्रोडक्ट के, समझ में आ गया। तो इसमें ये माइनस सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, और वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो आज हमने ये 2 चीजें ली, पहले एक इनिशियल लिया कि केमिकल काइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, देन हमने उसके बाद पढ़ाया टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे वेरी स्लो, वेरी फास्ट, है ना, उसको इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, और एक मॉडरेट रिएक्शन, है ना। तो ये सब लिया, फिर हमने एक्टिव मास लिया, हमने रेट ऑफ द रिएक्शन लिया। अब अगली उसमें पढ़ाएंगे हम
टाइप ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, कि रेट ऑफ द रिएक्शन के टाइप कितने हैं। एक एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन होता है, एक इंस्टेंट रेट ऑफ द रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा उनको लेंगे, अभी आप इनको देखिए। और बहुत इजी चैप्टर है, बस आप इनको समझिएगा। स्टार्टिंग का पूरा इक्विलिब्रियम +1 का है, इसलिए मैं वो सारी चीजें भी आपको पढ़ा रहा हूँ। बिना इनके आपको बेटा +2 का चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।